प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। तो जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से कई बार गुणा करते हैं तो उसे एक संक्षिप्त रूप में दर्शाने की विधि को ही हम घातांक का रूप कहते हैं या घातांकीय रूप कहते हैं। जैसे हमने एक संख्या 2 ले ली और 2 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो इसे हम संक्षिप्त रूप में 2 के ऊपर 3 करके लिखेंगे और इसे पढ़ते हैं 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3। इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा, जहां पर 2 जो है ये हमारा आधार होगा और 3 क्या होगा, 3 जो होगा उसका घात होगा, या घात को हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या को उसी संख्या से कई बार गुणा किया गया हो तो उसे हम घातांकीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और यदि किसी संख्या के ऊपर n घात है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या को n बार गुणा किया गया है। जैसे a गुणे a गुणे a, ये कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा। ठीक है, तो पावर n लिखने का मतलब क्या हो जाता है, n बार हो जाता है। तो बच्चों, अब बात करते हैं करड़ी के बारे में कि करड़ी क्या होती है। तो बच्चों, करड़ी क्या है। करड़ी जो है वह अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका मूल हम पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर सकते। करड़ी का एक चिन्ह होता है जिसे हम इस रूप में बनाते हैं, इसे हम करड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्ट्स। अगर किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो इस करड़ी का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना होता है तो इसी करड़ी में हम ऊपर यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो यह चिन्ह जो है ये वर्गमूल के लिए प्रयोग किया जाता है और यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है घनमूल के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर करड़ी के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और करड़ी के अंदर 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो ये जो घनमूल होते हैं वो जिन संख्याओं पर लगे होते हैं या तो उनका एक पूर्णांक मान प्राप्त हो जाता है, या फिर यदि वह पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्याएं नहीं होती हैं तो उनका जो मान होता है वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, जो दशमलव के शुद्ध मानों तक हम अंत तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो अशांत अनावर्ती संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, आइए अब हम घातांक और करड़ी के कुछ नियम हैं उन्हें भी जानेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं घातांक और करड़ी के क्या नियम हैं। तो यदि हमारे पास संख्याएं a, b, c इत्यादि हों जो कि पूर्णांक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं हों, a और b वास्तविक संख्याएं हों, और m और n इस प्रकार की संख्याएं हों जो कि परिमेय या पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक या परिमेय। तो जो पहला नियम है इसका वो ये है कि यदि हम a की घात m में a की घात से a की घात n से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आधार दोनों के समान हैं और घातांक क्या है, अलग अलग हैं। तो इस क्रिया में जब हम गुणा करते हैं तो गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि आधार समान है और घातांक अलग अलग है, लेकिन जब उनका हम गुणा करेंगे तो उनके घातांकों को एक साथ जोड़ देंगे। उदाहरण के रूप में यदि 2 की घात 5 है और गुणे 2 की घात में 3 है तो इसका मान क्या आएगा, 2 की घात में 5 + 3, यानी 2 की घात में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, यदि हम a की घात m में a की घात n से भाग देते हैं तो भाग की क्रिया में घातों को घटाया जाएगा।
तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा a की घात में m माइनस n आएगा। इसे भी उदाहरण द्वारा देख लें, जैसे 5 की घात में यहाँ पर 4 दिया गया है और भाग दिया जा रहा है 5 की घात में 3 से, तो इसका मान आएगा 5 की घात में 4 माइनस 3। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के आधार समान होने चाहिए, घात भले ही अलग हो। तो आधार समान होंगे तभी आप घातों को घटा सकते हैं। अगर आधार समान नहीं है तो यह क्रिया नहीं लगाई जाएगी। तीसरा जो इसका नियम है वो है, यदि किसी संख्या में घात के ऊपर भी घात हो तो यहाँ पर घातों का गुणा हो जाता है, यानी a की घात में m गुणे n हो जाएगा। इसे उदाहरण द्वारा समझें, जैसे हमारे पास 1/2 दिया गया है और 1/2 की घात में 3 है और पूरे की घात में यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1/2 की घात में 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 कर लेंगे। ठीक है, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2 की घात में 5 तिया 15, 1/2 की घात 15। तो ये रहा तीसरा नियम। चौथा नियम जो है वो है कि यदि किसी संख्या की घात में भिन्नात्मक है घात, ठीक है, तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि घात 1/m का मतलब है कि इसका हमें mवां मूल ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पर a की घात में यहाँ 2 लिखते हैं, यानी कि करड़ी लगा दिया हमने और यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये दूसरा मूल है। ठीक है, तो इसे हम a⁻1/2 लिख सकते हैं, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि a का पावर 1/2 को हम करड़ी में a लिख सकते हैं। और यदि a का पावर 1/3 दिया गया है तो इसे हम a के घनमूल के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, चौथा है, यदि a की घात ऋणात्मक संख्या दी गई है तो इस घात को धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आधार है इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। यदि हम इसे 1/a कर दें तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण देख लें, जैसे 2 की घात में -3 दिया हुआ है और इसे हम यदि 1/2 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, घात आपकी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, पांचवा नियम देखें, जैसे यदि a की घात में m/n दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा a की घात में m गुणे 1/n, या फिर जब घात 1/n होता है तो इसका मतलब क्या है, ये nवां मूल है। ठीक है, तो किसका nवां मूल है, a की घात m का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि a की पावर में m/n है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि a की घात का nवां मूल है। अगला जो नियम है कि किसी भी संख्या की घात में यदि शून्य हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। उदाहरण के रूप में, जैसे आपने 5⁻0 ले लिया, 5 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, 1/3 है, यदि घात शून्य है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करनी के भी कुछ नियम है। जैसे करनी के नियम में, यदि किसी संख्या की घात n है और उसका आप nवां मूल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, a की घात n और जो nवां मूल है वो 1/n के बराबर होगा। तो यहाँ n और n कैंसिल होकर क्या मिलेगा, a की घात में 1, यानी कि a मिल जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे मान लीजिए 5 की घात में 3 दिया गया है और इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और गुणे घात में 1/3। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल होकर के 5 की घात 1 बचता है, जिसका मान 5 के बराबर आएगा। दूसरा नियम इसमें है, यदि दो संख्याओं के गुणनफल का nवां मूल आप निकालते हैं तो इसे हम अलग अलग दोनों के nवें मूल के गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया है x गुणे y और यहाँ पर पावर में दिया है करड़ी में 3 दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, करड़ी में x का घनमूल और गुणे y के घनमूल के बराबर होगा। अगर संख्यात्मक रूप में देखें
तो मान लीजिए अगर 125 गुणे 64 दिया हुआ है और इसका घनमूल दिया हुआ है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, 125 का घनमूल गुणे 64 के घनमूल के बराबर ये हो जाएगा। 125 का घनमूल 5 हो जाएगा और 64 का 4 हो जाएगा। तो मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। अब यदि किसी संख्या में डबल करड़ी लगाई गई, जैसे a का पावर m है और इसका भी करड़ी दिया गया है, इसके ऊपर भी n दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर 1/m और इसके ऊपर करड़ी n है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a टू द पावर 1/m गुणे 1/n। ठीक है, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, a का पावर में 1/m गुणे n हो जाएगा। और यदि आप इसे सीधे सीधे लिखेंगे तो a टू पावर 1/a टू पावर mn हो जाएगा। तो इसे अगर 1/a कर दें तो पावर क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इस रूप में लिख सकते हैं। अगला जो नियम है, यदि कोई परिमेय संख्या है, जैसे हमने a/b ले लिया और उसका nवां मूल हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अंश का nवां मूल अलग ज्ञात करेंगे और हर का nवां मूल अलग से ज्ञात करके उन्हें भाग दे लेंगे। इसका उदाहरण देख लें, जैसे कि मान लीजिए 3/5 या हम एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 64 ले लिया और 36 ले लिया और यहाँ पर हम वर्गमूल कर रहे हैं। हमने छोटी संख्या ली है, यहाँ बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, तो यहाँ वर्गमूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 64 का वर्गमूल बटे 36 का वर्गमूल हम अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ 8/6 यानी कि 4/3 आ जाएगा। तो बच्चों, ये कुछ घातांक और करणी के नियम थे। आइए अब इन नियमों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कभी न कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखें। तो बच्चों, यहाँ जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, 2 की घात 3 और पूरे की घात 4, 5 की घात 5 गुणे 5 की घात 4, 7 की घात 3 भागे 7 की घात 2 को सरल कीजिए। तो हम बारी बारी से तीनों को सरल करेंगे। जैसे 2 की घात 3 की घात में 4 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात में 3 गुणे 4, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, घातांक के नियम से इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 2 की घात में 4 तियां 12। दूसरा है 5 की घात 5 गुणे 5 की घात 4। तो यहाँ गुणे का चिन्ह है, इसका मतलब आधार भी समान है और गुणे का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 5 की घात में 5 प्लस 4 यानी कि 5 की घात में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला है 7 की घात 3 भागे 7 की घात 2। तो यहाँ भी आधार समान है, लेकिन हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, हम भाग की संक्रिया कर रहे हैं। तो घात क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, 7 की घात में हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 7 की घात में 1 यानी कि ये हो गया 7 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी करणी कौन सी है, यानी किस करणी का मान सबसे अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो है करणी में 2 और 3 का घनमूल और दिया है 4 का चतुर्थ मूल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या का मान बड़ा होगा, कौन सी करणी का मान बड़ा होगा, ये हमें बताना है। तो जब भी हमें करणियों की तुलना करनी होती है तो उनकी घातों को हमें बराबर करना होता है। तो जैसे कि यहाँ करणी में 2 लिखा है, इसका मतलब 2 की घात क्या है, 1/2 है और 3 का घनमूल है, इसका मतलब 3 की घात में 1/3 हो गया और 4 का चतुर्थ मूल है, इसका मतलब 4 की घात में 1/4 हो गया। अब जो करणी की घातें हैं वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी घातों को बराबर करना पड़ेगा, यानी 2, 3 और 4 का हमें लसा लेना पड़ेगा। तो लसा जो मिलेगा 2, 3 और 4 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, 3 से भी होगी और 4 से भी होगी।
तो अब हमें यहाँ पर 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 की घात में 1/2 में हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, तो 2 की घात में क्या हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 की घात में 1/12 लाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से करेंगे और यहाँ भी 4 से करेंगे, तो 1 गुणे 4/3 गुणे 4, तो 3 की घात में क्या आ गया, 4/12। फिर अगली संख्या को घात 1/12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 की घात में क्या आ गया, 3/12। ठीक है, अब सबकी घात में ये आ गया 12। अब इसे हम सरल करेंगे, तो जो 2 की घात में 6/12 है, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 का 12वां मूल। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 का 12वां मूल, और इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 का 12वां मूल। अब इन संख्याओं का मान हम देखेंगे कि इनका मान क्या आ रहा है। इसका मान क्या आएगा, 2 की घात 6 का मान हमें निकालना होगा, तो 2 की घात 6 का 12वां मूल जो होगा वो 64 के 12वें मूल के बराबर होगा। 3 की घात 4 का 12वां मूल जो हो जाएगा, 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आपका 81 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 की घात 3 का जब 12वां मूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। तो यहाँ 64 64 ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये 81 है। तो संख्या जब बड़ी है तो बड़ी संख्या का जो मान आएगा वो बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी करणी कौन सी हो रही है, ये वाली, यानी कि 3 की घात 1/3। तो सबसे बड़ी करणी हो गई हमारी करणी में 3 का घनमूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ी करणी में 3 का घनमूल होगी। बच्चों, आइए अब जानते हैं कि मानक रूप हम किसे कहते हैं। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें हमें लिखने में बहुत समय लगता है और उनका गुणनफल और भागफल और भी बड़ा हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं को सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए हमें उन्हें मानक रूप में लिखना पड़ता है। तो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे k गुणे 10⁻n के रूप में लिखना होता है, जहाँ जो k का मान होता है ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि k का मान 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 की घात में हमें बनाना होता है। और n क्या है, n जो है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, यानी वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। अब किसी संख्या को हम उदाहरण के द्वारा समझ लें कि कैसे हम वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में उसे लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले लिया 879000। अब इसका मानक रूप हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि जो k है वो आपका एक अंक की संख्या यानी 1 से 9 तक के बीच में है। तो अभी जो संख्या लिखी गई है इसमें दशमलव कहीं भी नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि दशमलव क्या है, बिल्कुल लास्ट में है। अब दशमलव को हमें क्या करना है, स्थानांतरित करना है। कितने स्थान स्थानांतरित करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ आपको 8 और 7 के बीच में दशमलव लाना है। आपने दशमलव को कितने स्थान स्थानांतरित कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 स्थान बाईं ओर आपने खिसका दिया। तो जब आप बाईं ओर जाएंगे तो 10 की घात धनात्मक बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 8.79000 इंटू 10⁵, या इसे 8.79 इंटू 10⁵ के रूप में लिख सकते हैं। ये इस संख्या का मानक रूप हो गया। अब यदि संख्या बहुत छोटी हो, जैसे 0.00081, इस तरह की संख्या है और इसका मानक रूप लिखना है, तो हमें इस दशमलव को 8 और 1 के बीच में लाना है, क्योंकि दशमलव से पहले जो संख्या हमारी आएगी वो एक अंक की होनी चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे 8.1 गुणे
अब दशमलव कितने स्थान दाईं ओर जा रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब दाईं ओर ले जाएंगे तो 10 का घात माइनस में बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को मानक रूप में आसानी से लिख सकते हैं। घातांक और करणी से कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दी गई करणी में 5 माइनस करणी में 3 और बटे में दिया गया है करणी में 5 प्लस करणी में 3। इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसे हमें सरल करना है। तो जब भी संख्याएं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के रूप में होती हैं तो हमें जो हर है, हर के संयुग्मी से गुणा करना होता है। तो जैसे अगर हर में a प्लस बी दिया गया है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यदि यहाँ a माइनस बी दिया होता तो इसका संयुग्मी क्या हो जाता है, a प्लस बी। अगर करणी में a प्लस करणी में b दिया गया है तो इसका संयुग्मी करणी में a माइनस करणी में b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारी करणी हर में दी गई है, करणी में 5 प्लस करणी में 3, तो हम इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, करणी में 5 माइनस करणी में 3 से गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने से क्या फायदा होगा ये भी हम करके देखते हैं और आपको बताते हैं। करणी में 5 माइनस करणी में 3 और हर में है करणी में 5 प्लस करणी में 3। तो हम गुणा किससे करने जा रहे हैं, इसके संयुग्मी से, यानी करणी में 5 माइनस करणी में 3 से। केवल हर में ही नहीं करेंगे बल्कि अंश और हर दोनों में करेंगे ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ हमने गुणा कर लिया। अब इस गुणनफल को हम हल करेंगे। तो करणी में 5 माइनस करणी में 3 गुणे करणी में 5 माइनस करणी में 3, यानी एक वर्ग हो गया। करणी में 5 माइनस करणी में 3 का वर्ग हो गया। तो जब वर्ग खोलेंगे तो करणी में 5 का वर्ग 5 आ जाएगा, प्लस करणी में 3 का वर्ग 3 आ जाएगा, माइनस 2 गुणे करणी में 5 गुणे 3, तो करणी में 5 तियां 15 मिल जाएगा। और हर में आप देख रहे हैं कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ आप सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी गुणे a माइनस बी। तो हमारा जो हर है वो इस रूप में है, तो इसका मान हम इस रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, करणी में 5 है, और b क्या है, करणी में 3। तो a का स्क्वायर यानी करणी में 5 का स्क्वायर 5 हो गया, और करणी में 3 का स्क्वायर यानी कि केवल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। पहले आप हर को घटा लेंगे और अंश को सरल कर लेंगे। तो 5 और 3 8 हो गया, माइनस 2 करणी में 15, और हर में आ गया 5 माइनस 3 2। अब आप देख रहे हैं कि अंश में से 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ कर लेते हैं। यहाँ 4 बचेगा, माइनस करणी में 15। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, 7 स्क्वायर टू द पावर 5, 7 का वर्ग की घात में 5 है, और गुणे 7 का घन और उसकी घात में 2 है, भागे 7 की घात 4 और पूरे की घात में 3 है। तो पहले इसे सरलतम रूप में हम लिखेंगे। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 7 की घात 2 के ऊपर घात 5 है, तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो हम क्या करते हैं, घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर देखिए 7 की घात में 3 के ऊपर 2 है, यानी घात के ऊपर घात, तो 3 और 2 का आपस में गुणा होगा, तो 3 दूना 6 मिलेगा। फिर भागे 7 में देखिए यहाँ पर 4 की घात और 3 की घात है, तो 4 तियां 12 हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब हमें इसे सरल कर लेना है। तो सरल करने पर क्या हो जाएगा, ये 7 की घात यहाँ पर जुड़ जाएगी, 10 प्लस 6 16, और यहाँ भाग होगा 7 की घात 12 से। ठीक है, अब दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है, तो घात घटाए जाएंगे। 16 माइनस 12 यानी 7 की घात क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया, 7 टू द पावर। तो बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने घातांक और करणी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को जाना, मानक रूप को समझा और कुछ उदाहरणों को समझा।
बच्चों, आशा है कि आज के वीडियो में बताए गए सभी प्रकरण और सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे प्रकरण और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक थोड़ा इंतज़ार करें।